हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बेहतर करेंगे। साथियों, जो 4 मार्च को आपको विज्ञान का पेपर है उसके लिए आप तैयार होंगे। और इससे पिछली कई क्लासों के द्वारा साथियों मैंने विज्ञान के से संबंधित एमसीक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर भी हल करवाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसे जरूर देखेगा। अभी तक साथियों मैंने 60 प्लस केमिस्ट्री के एमसीक्यू करवा दिया है और आज इस क्लास में साथियों हम लोग 60 प्लस एमसीक्यू फिर से देखने वाले हैं जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी की। अगर आपने 60 एमसीक्यू अच्छी तरीके से गौर से देख लिया तो मेरी पूरी गारंटी कि 7 नंबर जो बायोलॉजी से एमसीक्यू का क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लीडर बन जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि लास्ट समय उनकी मदद हो जाए। साथियों आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों पिछली लास्ट क्लास में लोग 64 नंबर के क्वेश्चन को किए थे एमसीक्यू के। हम लोगों को बोर्ड एग्जाम से पहले 200 प्लस एमसीक्यू तक पहुंचना है, जिसमें साथियों अब मैं इस सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं 65 नंबर के क्वेश्चन से। और इस क्लास में साथियों 60 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बायोलॉजी के होने वाले हैं। आप कोई भी गलती ना करें, इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। मैं बार बार यही कहूँगा। क्वेश्चन नंबर साथियों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है और सीरीज के हिसाब से 65 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित के विघटन से। तो ऑप्शन नंबर से तो बी सही है, जल से निकलता है ऑक्सीजन गैस। अगला, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी खनिज लवण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, जल। क्लोरोफिल जो अवशोषित करता है वो क्या करता है, जल अवशोषित करता है। अगला सवाल, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाशीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अप्रकाशीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों अभिक्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर से तो बी सही है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन में लिखा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो जो पादपों में वायु प्रदूषण होता है अगर उसको कम करना चाहे तो कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर से तो बी सही है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पादपों में प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर उत्तर लिखा हुआ है पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है या पायरुवेटन के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड का जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। मतलब ये क्रिया कहाँ होती, कैसे होती, इसके बारे में बताना। क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसके ऑप्शन को देखेंगे। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 कोशिका ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी हरित लवक में, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक में। तो ऑप्शन नंबर से तो बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है साथियों, सवाल था पायरो की विखंडन जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 लिखा हुआ है साथियों, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी। जो भी साथियों स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी कौन से होते हैं, हरे पौधे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ओके, क्वेश्चन में कितना लिखा है, निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फफूंदी, ऑप्शन नंबर बी फीता क्रीम, ऑप्शन नंबर सी मनी प्लांट, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। सत्य ऑप्शन नंबर सत्य सी सही है, मनी प्लांट जो है वो विषम पोषी नहीं होता है। आगे ऑप्शन नंबर सत्य 72 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है आहार नाल की सी के आकार किस रचना होती है। मतलब कि सी के आकार की किसकी रचना होती है, ये सवाल कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए अमाशय, ऑप्शन नंबर ए ग्रहणी, ऑप्शन नंबर सी ग्रसनी, ऑप्शन नंबर डी कृम रूप परिशेषिका। तो ऑप्शन नंबर से तो बी से ग्रहणी जो है वो आहार नाल में सी की रचना होती है। आगे लिखा है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर ए 5.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 15 फीट। तो साथियों ऑप्शन नंबर से बी सही है, 25 से 30 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। मान लेते हैं आपके ऑप्शन में जो एग्जाम में आया 25 से 30 नहीं केवल 25 सेंटीमीटर लिखा है तो वो भी सही होगा। ये नहीं कि 30 वाले पर टिक लगा दें,
30 वाले पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, 25 वाले पर ही लगाइएगा। लेकिन अगर 25 से 30 लेकर के रखा है तब इस पे टिक लगाएंगे। ओके, अगला सवाल लिखा है रक्त दाब नापा जाता है, मतलब बीपी की जो मशीन होती है, बीपी के बारे में पूछा जाता है कि बीपी किससे नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सफाइगो मैनोमीटर, स्टोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। तो सच ऑप्शन नंबर ए सही है, स्फाइगोमो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फाइगमो मैनोमीटर द्वारा बीपी की मापाई होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज ऑक्सीजन जल। ऑप्शन नंबर सी वसा नाइट्रोजन जल। ऑप्शन नंबर डी वसा प्लस CO2 प्लस जल। तो ऑप्शन नंबर से तो बी सही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। जब भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है 3 चीज का निर्माण होता है, इन 3 चीजों के उत्पाद बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 76 लिखा है यकृत स्रावित होता है, इसको यकृत स्रावित करता है, जो यकृत है जो आपका लीवर है ये क्या स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए लार, ऑप्शन नंबर बी जठर रस, ऑप्शन नंबर सी पित्त रस, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशयिक रस। तो ऑप्शन नंबर से तो सी से ये पित्त रस है। कभी कभी उल्टा भी पूछ सकता है कि पित्त रस निम्नलिखित में से स्रावित होता है, तो यकृत में से होता है। यकृत क्या स्रावित करता है? पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। इस चीज को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओके, अगला सवाल लिखा हुआ है साथियों जठर रस स्रावित होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, और यह जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जहां पर जठर ग्रंथियां होंगी वहीं पर साथियों क्या होगा? जठर रस भी स्रावित होगा। इसलिए इन दोनों का पता एक ही पूछ रहा है, मतलब कहाँ पर जठर ग्रंथ उपस्थित है, और क्योंकि वहीं से जठर रस निकलता है इसलिए सीधा सीधा सवाल पूछा गया है जठर रस स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी छोटी नात, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर डी बड़ी याद। तो ऑप्शन नंबर से तो सी सही है, अमाशय। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 लिखा है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, अब जल में घुलने वाले विटामिन का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए तथा बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी तथा सी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन बी और सी। ऑप्शन नंबर कहीं भी हो लेकिन इस दो नाम को याद रखिए, ये जल में घुलनशील विटामिन है साथियों। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो ऑप्शन नंबर से तो ए सही है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 लिखा है निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है, ना मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है। ना ऑप्शन नंबर ए टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी टाइलिन या लाइसोसोम दोनों। तो सर ऑप्शन नंबर ए सही है, टाइलिन जो है वो मनुष्य के लार में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 लिखा है निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए DNA, ऑप्शन नंबर बी RNA, ऑप्शन नंबर सी ATP, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर से तो सी सही है, ATP जो है ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82 लिखा है मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। ऑप्शन नंबर ए मुख से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय से। तो ऑप्शन नंबर से तो ए सही है, मुख से। मुख से ही साथियों पाचन होने लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 लिखा है मानव हृदय में कच्छों मतलब वेश्म की संख्या होती है या मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 4। तो मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म मतलब 4 कच्छक होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब 84 नंबर लिखा है पल्मोनरी फुफ्फुस जिसे बोलते हैं सीधा खुलती है या रुधिर लाती है अथवा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर और रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है। ऑप्शन नंबर ए बाएं आलिंद में, ऑप्शन नंबर बी दाएं आलिंद में, ऑप्शन नंबर सी दाएं निलय में, ऑप्शन नंबर डी दाएं निलय में। ओके, ये बाएं निलय है या दाएं निलय है। तो साथियों मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए से बाएं आलिंद में ही पल्मोनरी शिरा खुलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 लिखा है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, मतलब शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में कौन लेकर के जाता है।
ऑप्शन नंबर ए शिराएं, ऑप्शन नंबर डी महाशिरा, ऑप्शन नंबर सी दाया निलय, ऑप्शन नंबर डी महाधमनी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। महाधमनी जो है और शुद्ध रुधिर को शरीर तक लेकर के जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा है वह कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी, ऑप्शन नंबर बी ग्रीवा, ऑप्शन नंबर सी पोर्टल शिरा, ऑप्शन नंबर डी पक्ष महाशिरा। साथियों ऑप्शन नंबर ए से पल्मोनरी, पल्मोनरी शिरा में साथियों शुद्ध रुधिर बहता है। तो आपको कमेंट करके बताना है पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर साथियों 87 लिखा है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, मतलब कितना बीपी होता है एक स्वच्छ मनुष्य के अंदर, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 140/80, 120/80, 135/100, 125, 115। साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है 120/80। साथियों 120 का मतलब होता है उच्च रक्तदाब, 80 का मतलब होता है निम्न रक्तदाब। मतलब जब साथियों जब बीपी बढ़ेगी तो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, घटेगा तो 80 से केवल ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए ना। अगर 80 से कम है तो भी खतरा है, 120 से ज़्यादा है तब भी खतरा है। ओके, जब 80 से कम हो जाता है इसे कहते हैं बीपी लो, और 120 से ज़्यादा हो जाता है इसे कहते हैं बीपी हाई। अब क्वेश्चन नंबर 88 लिखा साथियों कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब सीधे सीधे पूछा है पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जल के वहन में, ऑप्शन नंबर बी भोजन के वहन में, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल के वहन में, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन के वहन में। सत्य ऑप्शन नंबर ए सही है जल के वहन में। पादप में जाइलम का जो कार्य होता है, जो उत्तरदायी होता है, वो जल के वहन में होता है। क्वेश्चन नंबर 79 लिखा साथियों फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन्स के रूप में, ऑप्शन नंबर डी वसा के रूप में। साथियों पौधों में जो फ्लोएम के द्वारा भोजन का बचाव होता है, भोजन जो इकट्ठा होता है, वो सुक्रोज के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए जाइलम द्वारा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्रोकटस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मज्जा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 लिखा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब वृक्क का किस तंत्र से संबंधित है, किस सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पोषण, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी श्वसन के बाद उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी परिवहन। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है उत्सर्जन। ध्यान से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी समझ में आए तभी इसको आगे बढ़ाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा है मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मतलब जो हमारे शरीर में साथियों यूरिया नहीं बनती है, हमारे शरीर में अमोनिया बनता है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है। तो साथियों अमोनिया बदल जाता है यूरिया में, तो किसके द्वारा बदलता है ये देखना है। वृक्क, यकृत, अग्नाशय, बड़ी आंत। साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। यकृत जो है मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ओके, अगला सवाल दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रुमिका, ऑप्शन नंबर डी युग्मानुबंधन सिनेप्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी आवेग। साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है युग्मानुबंधन, इसे इंग्लिश में सिनेप्स बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 लिखा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। आपका जो माइंड है ये किस किस काम के लिए बना ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हृदय स्पंदन के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी शारीरिक संतुलन के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो साथियों यह सभी पे टिक लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 लिखा है मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 14 जोड़ी। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पे साथियों ध्यान से पढ़िएगा, ये कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मानव के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 लिखा है हार्मोन क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, अमीनो अम्ल, साधारण कार्बोनेट, जटिल कार्बोनेट। साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है प्रोटीन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल मास्टर ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथ, पीनियल काय, पीयूष। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी से पीयूष। मास्टर ग्रंथ जो है वो पीयूष ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर साथियों 98 लिखा है, मनुष्य में पाए जाने वाले मिश्रित ग्रंथ का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी ये थायराइड ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल ग्रंथ। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सही, अग्नाशय ग्रंथ। अग्नाशय ग्रंथ जो है मिश्रित ग्रंथ के नाम से जाना जाता है मनुष्य के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 लिखा हुआ है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे जिससे उनको गलती होगी और उसका नंबर कट सकता है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो साथियों ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एस्ट्रोजन है, लेकिन साइटोकाइनिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद करता हूँ अभी तक साथियों जितना भी मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लिए। आइए इसी क्रम हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 100 लिखा है, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी से ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम होता साथियों कि जिसमें भी फल ना आया हो उसे साथियों फल प्राप्त करने में मदद करता है। ओके, लिखा है बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करता है। निषेचन नहीं होगा फिर भी फल आएगा, लगेगा हार्मोन ऑक्सीन। ओके, 101 लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाजोडियम में, लिस्मानिया में। तो ऑप्शन नंबर से तो बी से ये ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन के द्वारा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 लिखा है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर बी पत्ती, ऑप्शन नंबर सी जड़, ऑप्शन नंबर डी प्रकालिका। तो सर ऑप्शन नंबर ए से ये तना क्या है? कायिक प्रवर्धन का एक बहुत अधिक साथियों अनुकूल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 लिखा है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं या पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, ये कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफिल्म अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रायोफिल्म अजूबा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 लिखा है, एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी सरसों, ऑप्शन नंबर डी मटर। तो सर ऑप्शन नंबर ए सही है, पपीता एक लिंगी पुष्प है। सर एक लिंगी पुष्प होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 लिखा है कि एक लिंगी फूलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? लेकिन जब पूछ लीजिए कौन सही नहीं है तब भी सवाल ध्यान से पढ़ना है। इस प्रकार के सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या, या पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को प्राप्त करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक लिंगी में ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे क्वेश्चन में लिखा है, ये पुंकेसर को या स्त्री केसर को प्राप्त करते हैं। चलिए ये सही है, कि मतलब ये कह रहा है कि एक लिंगी जो पुष्प होते हैं या तो स्त्रीलिंग होंगे या तो पुरुष लिंग होंगे, ये कह रहा है। ओके, अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, इसी में 105 में तीसरा लाइन लिखा है, ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। आसन इसमें जो चौथा लिखा है, एक लिंगी पुष्प जो केवल पुनः केसर को प्राप्त करते हैं यह फल उत्पन्न नहीं करते हैं। एक लिंगी पुष्प जो होते हैं फल उत्पन्न नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग बढ़ते हैं तब। तो हमारा कौन सा सही है? दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी सही होगा। ऊपर का जो कोड था इसमें जो सही है साथियों उसको इस ऑप्शन से मैच जरूर करिएगा अपने एग्जाम में। आगे लिखा है, पराग कोश में होता है। पराग कोश में आखिरकार होता क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी पीजांड, ऑप्शन नंबर डी परागकण। तो जब परागकण होता है कहाँ होता है? परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। उम्मीद करता हूँ इतना तो जरूर समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखा है, द्विनिषेचन पाया जाता है, मतलब कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सभी जीवों में, ऑप्शन नंबर बी सभी पादपों में, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति बीजी पादपों में, ऑप्शन नंबर डी केवल जलीय पादपों में। तो साथियों ऑप्शन नंबर साथियों सी सही है, आवृत्ति बीजी पादपों में होता है। ओके, अगला सवाल लिखा है, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जायगोट किसमें पाया जाता है?
ये आपको पता होना चाहिए। जायगोट साथियों किस में पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जायगोट स्त्रीलिंग है, स्त्री में पाया जाता है या पुरुषों में पाया जाता है। तो जायगोट की असली मीनिंग क्या हुई आपको बताना है कि दोनों में पाया जाता है। तो जायगोट में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, इसको मैं ऑप्शन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑप्शन 4x, ऑप्शन बी 3x, ऑप्शन नंबर सी 2x, ऑप्शन नंबर डी केवल x। तो सर ऑप्शन नंबर सी से 2x। जायगोट में जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, लिंग की संख्या जो होती है 2x होती है। आज सर क्वेश्चन नंबर 109 लिखा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र भाग मतलब मादा में जो है वो मानव में मादा है उसमें क्या क्या भाग नहीं ये बताना है। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो साथियों ये 3 होते हैं, लेकिन शुक्रवाहिका साथियों नहीं होता है मादा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 110 लिखा है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर अंडाशय से, प्लेसेंटा से, ब्रिक्स से, फैलोपियन नलिका से। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी से ये प्लेसेंटा से। मानव में भ्रूण का पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन में 111 लिखा है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है आखिरकार कहाँ होता है? शुक्रवाहिनियों में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। साथियों वृषण में साथियों ये होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है साथियों? वृषण में होता है। अगला सवाल क्वेश्चन में 112 लिखा है, मेंडल प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, सुजान निकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो सर ऑप्शन नंबर ए सही है। आनुवंशिकता के क्षेत्र में सर मेंडल का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल क्वेश्चन में 13 लिखा है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कहाँ से की? मतलब जो मेंडल है वो कहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर ए मंदिर में, ऑप्शन नंबर बी स्कूल में, ऑप्शन नंबर सी गुरुकुल में, ऑप्शन नंबर डी गिरजाघर में। तो ऑप्शन नंबर डी से गिरजाघर से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी और वहीं से शुरुआत की है। क्वेश्चन 14 लिखा है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? तो ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी मटर, ऑप्शन नंबर डी अंगूर। तो साथियों किसके पौधे पे किया है? ऑप्शन नंबर सी से ये मटर के पौधे पे मेंडल ने अपने सारे प्रयोग किए हुए हैं। अगला सवाल इसी को बोलते हैं उद्यान मटर, पायसम सेटावम इसे इसका नाम है साथियों, बायोलॉजिकल नेम क्या नाम है? पायसम सेटावम। ओके क्वेश्चन 115 लिखा है, उद्यान मटर में अप्रभावित लक्षण है, ध्यान दीजिएगा, उद्यान मटर में अप्रभावित लक्षण है। ऑप्शन नंबर लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज, गोल बीज। तो सत्य ऑप्शन नंबर इसका बी है, ये झुर्रीदार बीज। उद्यान मटर में अप्रभावी जो लक्षण होता है वो कैसा होता है? झुर्रीदार बीज होता है। ओके क्वेश्चन में 16 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोले या शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर ए टी स्मॉल वाले, फिर कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर डी कैपिटल आर दोनों। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों के दोनों क्या है? कैपिटल आर है, जिसको कि मदद मिली है, किसके द्वारा मिली है? तो क्या मिले? जीन शुद्ध प्रारूप, शुद्ध गोल बीजों की प्रारूप कौन प्रकट करता है? कैपिटल आर प्रकट करता है। ओके शुद्ध है इसलिए। क्यों 17 लिखा है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे बोने का जीन प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर है कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर बी टी आई, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर सी दोनों स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल आई और कैपिटल टी। तो सत्य ऑप्शन नंबर ए सही है, डबल टी। सत्य जो शुद्ध लंबे पौधे हैं उनका जीन प्रारूप कैसा है? कैपिटल के डबल टी है। अगला सवाल क्वेश्चन 118 लिखा है, एक संकर क्रॉस का बीज प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन को गौर पूर्वक पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में 118 लिखा है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात कैसा होता है? तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। ये साथियों लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी 1:2:1 इसका
सही जवाब होगा। ध्यानपूर्वक सभी जवाब को पढ़िएगा साथियों। ये जो टिक लगा दिया हूँ साथियों, क्लास स्टार्ट थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो मैं पहले रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो मैं सबसे पहले इसको समझा दे रहा हूँ। लिखा है पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन ने, होंग्यो डी ब्रिज ने, ग्रेगर जारमेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ग्रेगर जारमेंडल ने ही पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर साथियों ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन भले नहीं याद हो लेकिन ऑप्शन का सही करेक्ट जो जवाब नेम याद है वो याद होगा, तभी आप बेटर कर पाएंगे। अगला सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 120, डीएनए पाया जाता है साथियों, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। इसको सीधा जवाब आप लोग याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगला सवाल है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। इसको याद ही कर लो। मैं क्यों बता रहा हूँ याद कर लो, क्योंकि सर ऑप्शन आपके एग्जाम में बदल सकता है, लेकिन ये थोड़ा कि जो राइट आंसर वो ही बदल जाए। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन 120 लिखा है, 122 लिखा है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पियांस, जीन्स। तो साथियों ऑप्शन नंबर से तो इसका सी से पियांस जो होते हैं केवल प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 लिखा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 42, 44, 46, 48। तो साथियों मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन अगर पूछ ले कितने जोड़ी होते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी होते हैं 23। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, 22 जो होते हैं कायिक निर्माण के लिए होते हैं प्यारे बच्चों, और जो एक जोड़ी होता है ये किसके लिए होता है? ये जो लिंग निर्धारण के लिए होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 लिखा है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है साथियों। जो एक्स एक्स होता है ये मादा में पाया जाता है, और जो एक्स और वाई होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। एक नंबर में पूछ सकता है कि मनुष्य गुणसूत्रों में साथियों मानव में से कौन सा जोड़ा पाया जाता है, और साथियों इसमें कौन सा जोड़ा पाया जाता है? मादा में। तो मानव के मनुष्य और मनुष्य में से जो पुरुष है उसमें डबल एक्स पाया जाता है, और जो साथियों महिला है उसमें साथियों एक्स और वाई पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जो एक्स वाई और जो एक्स एक्स है ये क्या है साथियों? ये लिंग गुणसूत्र है। और जो 22 होते हैं प्यारे साथियों, 22 जोड़ी जो होते हैं मतलब कि 44 होते हैं साथियों कायिक गुणसूत्र। लेकिन यहाँ सवाल पूछा था केवल गुणसूत्रों की संख्या, तो 46 होगा। यहाँ पे लिंग गुणसूत्र पूछा था तो 2 होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 लिखा हुआ है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 42, ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 44, ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी 22 के बाद ऑप्शन नंबर डी 24। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर साथियों 20 सही है, मतलब कि 22। मानव में शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मैंने साथियों 60 प्लस MCQ करवाया है उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये 60 प्लस MCQ साथियों बायोलॉजी के हैं। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के भी 60 प्लस क्वेश्चन को करवा दिया है, उसको जरूर देखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको भी देखेंगे और इस क्लास को भी अच्छी तरीके से प्यार देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके बाद साथियों हम लोग फिजिक्स के MCQ देखेंगे, उसमें तो लगभग साथियों 80 प्लस MCQ होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक देखिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करके जाइए। आपका एग्जाम बहुत ही बेटर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।